यूक्रेन में नाटो आएगा तो पुतिन क्या परमाणु बम चला देंगे? क्या पुतिन की एटमी बम ट्रंप के परमाणु बम से ज्यादा तबाही मचाएगा? अस्सी साल बाद परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने पुतिन को चैलेंज देकर एटमी आग को और भड़का दिया है। पुतिन के सीने में एटमी ज्वाला धधक रही है। मिनटमैन 3 से शक्तिशाली परमाणु मिसाइलें टेस्ट कर चुके पुतिन अब और बड़ा परमाणु धमाका करने को तैयार है। उससे पहले पुतिन के इशारे पर किम जोंग उन ने नई परमाणु मिसाइल टेस्ट कर नाटो कैंप में खलबली मचा दी है। पुतिन 35 साल बाद असली परमाणु टेस्ट करने जा रहे हैं। बिना परमाणु वॉरहेड के 3 टेस्टिंग हाल में कर चुके हैं। पुतिन ने जब से परमाणु टेस्टिंग वाली फाइल में साइन किए हैं, नाटो और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों के दिमाग में एक ही नाम घूम रहा है, नोवाया ज़ेमल्या। यह वही जगह है जहां 30 अक्टूबर 1961 को जार बम के नाम के परमाणु बम का टेस्ट किया गया था। आखिरी टेस्ट 35 साल पहले किया गया था। अब फिर से नोवाया ज़ेमल्या की परमाणु टेस्टिंग साइट में हलचल शुरू हो गई है। ट्रंप को करारा जवाब देने के लिए पुतिन यहां परमाणु बम विस्फोट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। नोवाया ज़ेमल्या आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है, जिसमें 2 द्वीप सेवर्नी और युजनी है। ये बैरेंट्स सागर को काला सागर से अलग करता है। सोवियत संघ ने इसे 1954 में परमाणु परीक्षण स्थल घोषित किया था। अब तक दुनिया में जितने भी परमाणु परीक्षण हुए हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का टेस्ट इसी नोवाया ज़ेमल्या द्वीप में किया गया। पुतिन ने फिर से इसी जगह को परमाणु टेस्टिंग के लिए चुना है। पुतिन यहां जो धमाका करेंगे, उसकी तरंगे अमेरिका और नाटो देशों तक महसूस होंगी। हमें किसी भी हालत में दुश्मन को अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी परमाणु क्षमता को तैयार रखना चाहिए और अपने देश की सुरक्षा की गारंटी के हित में वाशिंगटन की कार्रवाइयों के जवाब में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालात को देखते हुए मेरा मानना है कि पूर्ण पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी फौरन शुरू करना सही है। नोवाया ज़ेमल्या आइलैंड की सेंट्रल टेस्ट साइट पर फोर्स और संसाधनों की तैयारी इस काम को कम समय में पूरा करने की इजाजत देती है। अगर परमाणु युद्ध की नौबत आई तो कौन किसके साथ होगा? अमेरिका के साथ फ्रांस और ब्रिटेन होंगे। साथ में वो 26 यूरोपीय देश जो नाटो से जुड़े हैं और रूस को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। पुतिन के साथ नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको होंगे। परमाणु युद्ध में पहली आहुति कौन देगा? दोनों सुपर पावर डायरेक्ट वार करेंगे। इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। किम जोंग उन ने रिहर्सल शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि पुतिन का संदेश मिलने के बाद किम जोंग उन परमाणु मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर चुका है। किम की नई मिसाइल 700 किलोमीटर तक गई और जापान के तट के पास गिरी। 2025 में किम जोंग उन का यह 6ठा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट है। ट्रंप के परमाणु टेस्ट के बाद रूस अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की तैनाती की रेस भी तेज होने के आसार हैं। पुतिन ने पड़ोसी मुल्क बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। 2026 में यहां लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों की तैनाती भी पुतिन करने जा रहे हैं। अमेरिका के परमाणु हथियार बेल्जियम, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में तैनात हैं। हालांकि इनमें कोई भी देश बिना अमेरिका की परमिशन के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं कर सकता है। परमाणु वॉरहेड के मामले में ट्रंप अब भी पुतिन से पीछे हैं।
रूस के पास 5,459 परमाणु वॉरहेड हैं, अमेरिका के पास 5,177 परमाणु वॉरहेड हैं, चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों और परमाणु पनडुब्बियों के मामले में भी पुतिन ज्यादा पावरफुल है। रूस की RS-28 सरमत परमाणु मिसाइल 18,000 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम गिरा सकती है। यार्स मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर परमाणु प्रहार कर सकती है। ब्योरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक परमाणु प्रहार कर सकती है। अवंगार्ड दुश्मन पर 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से कई परमाणु बम गिरा सकता है। पोसाइडन परमाणु ड्रोन यूरोप और अमेरिका के किसी शहर को डुबो सकता है। नाटो देशों के लिए पुतिन की नोवेटर क्रूज मिसाइल ही काफी है, जो 2500 किलोमीटर तक परमाणु प्रहार कर सकती है। इसीलिए ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने न सिर्फ नाटो देशों को जमकर धोया, बल्कि यहां तक कह दिया कि कोई चमत्कार ही यूक्रेन को इस युद्ध में जीत दिला सकता है। I'm strongly convinced. So the question is whether we Westerners are unified or not. The problem is that the president has huge peace efforts, which are just splendid and very positive for the European continent and all the peoples of Europe. But at the same time, we are not unified because Brussels and the Europeans has a different approach to the war. So the only pro-peace government is the United States government and the small Hungary in Europe anyway. All the other governments prefer to continue the war because many of them think that Ukraine can win on the front line, which is a misunderstanding of the situation. So you would say that Ukraine cannot win that war? Miracle can happen. Yeah. विक्टर ओरबान ने व्हाइट हाउस में पुतिन की बात कैसे ट्रंप के मुंह में डाल दी और ट्रंप हंसने के लिए मजबूर हो गए। उसकी वजह रात के युद्ध की ये तस्वीरें हैं। पुतिन की मिसाइल आर्मी यूक्रेन में तबाही मचा रही है। ये रूस की क्रूज मिसाइलें हैं जो हवा में नाग की तरह तैरते हुए जा रही हैं। नाटो देशों से मिले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए रूसी मिसाइलें अपना रास्ता बदलते हुए उड़ान भर रही हैं। रूस ने रात में जो किंजल और इस्कंदर मिसाइलें मारी, उनके टारगेट पर वो इलाके नहीं थे जहां अभी भीषण लड़ाई चल रही है। इनके टारगेट पर कीव और दूर के यूक्रेनी इलाके थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटे की जो वॉर रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक रात में 9 किंजल मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला हुआ। इसी दौरान 13 इस्कंदर M मिसाइलें यूक्रेन पर चलाई गईं। इन हमलों में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बने नाटो देशों के 7 मिलिट्री स्टोरेज तबाह हो गए। इसके अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले रेल स्टेशनों पर भी हमले हुए। ड्रोन असेंबलिंग और लॉन्चिंग साइट पर भी रूसी मिसाइलें गिरी। रूसी मिसाइल डैनप्रो की जिस बिल्डिंग में गिरी, उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया। कई फ्लैट बुरी तरह से तबाह हो गए। उसका नतीजा इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कई लोगों की मौत हो गई और तमाम लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों की लाशें गिनकर अपना मन बहला रहे हैं। अपने नाटो पार्टनर्स की तरह वो भी इसी कल्पना में खोए हैं कि एक दिन आएगा जब अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइलें देगा और यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हरा देगा। हमने अक्टूबर महीने में 25,000 दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया। रूस के 200 सैनिक मारे गए केवल यूएवी की बदौलत। ये एक सटीक आंकड़ा है क्योंकि इसमें सभी की वीडियो पुष्टि है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास एक कार्यक्रम है जिसके तहत हम विशिष्ट कार्यों के लिए अतिरिक्त अंक प्रदान करते हैं, इसीलिए ये एक सटीक संख्या है। इसके अलावा हम वीडियो पुष्टि के बिना 2 से 3 हजार रूसी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाते हैं। पूर्ण युद्ध की शुरुआत के बाद से 1 महीने में रूसी नुकसान की यह सबसे अधिक संख्या है। ज़ेलेंस्की की ऐसी गलतफहमी का खामियाजा युद्ध के मैदान में यूक्रेनी जवानों को उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें डोनेट्स्क प्रांत में हो रही लड़ाई की हैं। ज़ेलेंस्की और सिरस्की के आदेश पर यूक्रेन के इस ब्रिगेड को रूसी सैनिकों पर धावा बोलने के लिए भेजा गया था ताकि पोक्रोवस्क का रास्ता खोला जा सके, ये जानते हुए कि वहां आसमान में रूसी ड्रोन आर्मी का कब्जा है। जैसे ही यूक्रेनी सैनिक एक खुली जगह पर जाते हुए दिखे, रूसी ड्रोन ने बड़ा धमाका किया।
यूक्रेन की पूरी ब्रिगेड वहां से आगे नहीं बढ़ पाई, ज्यादातर जवान मारे गए और जो बच गए वो चलने फिरने लायक नहीं रहे। प्रोक्रोवस्क के बाहरी इलाके में रूस की 68वीं गार्ड्स ब्रिगेड ड्रोन से मोर्चा संभाले हुए है। इन्हें यूक्रेन के उन फौजियों को टारगेट करने का जिम्मा मिला है जो लेफ्ट बैंक से शहर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेड के जवान लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन मोर्चे पर ही असेंबल करते हैं और फिर बारूद भरकर दुश्मन की तरफ छोड़ देते हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी आर्मी रोज दावा करती है कि प्रोक्रोवस्क में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। उनकी फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और रूसी फौजों को पीछे धकेल रही है। सच्चाई इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा कमर्शियल हब पूरी तरह से वीरान नजर आता है। जो शहर कोयला खदानों का हब था, जहां ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जहां सैकड़ों फैक्ट्रियां थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। प्रोक्रोवस्क में कहीं कोई इंसान नजर नहीं आता। ज्यादातर मकानों की छतें बमों के हमलों से काली नजर आती हैं। ड्रोन हमलों से ज्यादातर बिल्डिंगें खंडहर नजर आती हैं। प्रोक्रोवस्क का बड़ा हिस्सा गाजा की तरह खंडहर दिखने लगा है। फिर भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हालात मुश्किल है लेकिन कंट्रोल में है। अब चलती हुई कार से ली गई ये तस्वीरें इसी शहर के बाहरी हिस्से की देखिए। सड़क के किनारे वाली कोई इमारत सलामत नहीं बची। गाड़ियां जला दी गई हैं, लोग मारे गए हैं या तो भगा दिए गए हैं। मगर बादशाह सलामत ज़ेलेंस्की को अब भी लगता है कि यहां सिर्फ 314 रूसी सैनिक हैं जिन्हें वो हरा नहीं पा रहे। प्रोक्रोवस्क, जैसा कि आप जानते हैं, वहां हालात बहुत खराब है। दुश्मन ने वहां 5 नवंबर से हमले शुरू किए थे जो लगातार जारी हैं। उन्हें काफी नुकसान हुआ है लेकिन वो जल्द से जल्द प्रोक्रोवस्क की लड़ाई जीतना चाहते हैं। मैं आपको नंबर बता सकता हूं कितने हमले हुए हैं। बीते 3 दिन में प्रोक्रोवस्क पर रूसी सेना ने 200 हमले किए हैं। हमारे डेटा के अनुसार शहर के अंदर 314 रूसी जवान हैं। जहां तक बाहरी इलाकों की बात है, वहां बहुत भारी संख्या में रूसी फौजें डेरा डाले हुए हैं। Ну, а яке угруповання на околицях і тисне в цьому напрямку, ви знаєте, що पुतिन ने अब अपनी आर्मी को प्रोक्रोवस्क के मुर्नोग्राद जाने वाले रास्ते पर हमले का आदेश दिया है। यूक्रेन से जितने भी रास्ते मुर्नोग्राद को कनेक्ट करते हैं, वहां रूसी आर्टिलरी की हैवी फायरिंग हो रही है। सड़क मार्ग और आसमान पर रूसी ड्रोन आग बरसाते हुए उड़ रहे हैं। यहां भी यूक्रेनी फौज जान बचाने के लिए सरेंडर कर रही है। नाटो देशों के हथियारों पर भरोसा करना ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा आघात साबित हुआ है। अमेरिका में बनी हिमार्स मिसाइलों से ज़ेलेंस्की डोनेट्स्क की लड़ाई में बाजी पलटना चाहते थे। हिमार्स मिसाइलें 300 किलोमीटर तक मार करती हैं, जबकि हिमार्स रॉकेट सिस्टम 70 से 80 किलोमीटर तक प्रहार करता है। डोनेट्स्क में रूस के बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के हिमार्स सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। पुतिन की आर्मी कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम का कर चुकी है। पैट्रियट सिस्टम जहां युद्ध की शुरुआत में रूस की किंजल और इस्कंदर मिसाइलों को 90% तक इंटरसेप्ट कर रहा था, अब उसकी क्षमता सिर्फ 6 से 10% रह गई है। वजह रूसी मिसाइलों में नए मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से पैट्रियट उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। 24 घंटे में रूसी मिसाइलों ने कीव में एक मिलिट्री एयरफील्ड पर स्ट्राइक की है। कीव के पास होस्टोमेल में एंटोनो एयरफील्ड पर हमला किया है। जिमीवस्का थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया है। क्रेमेंचुक हाइड्रोलिक पावर प्लांट पर अटैक किया है। प्रीनोप्रोवस्का थर्मल प्लांट पर हमला किया है। टावरेस्का थर्मल प्लांट पर भी रूसी हमला हुआ है। अगर इसी तरह से रूस ने यूक्रेनी गैस और पावर प्लांट को निशाना बनाया तो सर्दियों में यूक्रेनी लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़क सकते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की भी लगातार रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से बाश्को तोरस्तान में रूसी रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यहां आयोनोल एविएशन ईंधन में इस्तेमाल होने वाले एडिटिव्स और पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस इंडस्ट्री में किया जाता है।